ये क्वेश्चन, टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। भाई जब भी दो लाइट न्यूक्लियाई मिलते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं तो वो फ्यूजन रिएक्शन कहलाता है। फिजन रिएक्शन क्या होता है? फिजन का मतलब होता है कि टूटना, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ न्यूक्लिया। तो कोई भी एक न्यूक्लियस अगर डॉटर न्यूक्लियस में ब्रेक हो तो उसको हम जो है वो फिजन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हुआ? इस के अंदर कह रहे हैं कि दो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन हो रहा है तो इस वजह से ये फ्यूजन कहलाएगा। MCQ नंबर 2, अ पार्टिकल हैविंग यूनिट किलोग्राम मास। यूनिट किलोग्राम मास मतलब इसका जो मास है दैट वाज इक्वल टू 1 किलोग्राम एंड यूनिट एनर्जी का मतलब इसकी जो एनर्जी इन SI यूनिट इट वाज इक्वल टू 1 जूल्स। इट्स वेलोसिटी विल बी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो देखो अगर ये पार्टिकल है यूनिट किलोग्राम का और उसकी यूनिट एनर्जी है, उसकी वेलोसिटी पूछिए मतलब वो मूव कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसके पास ये काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ mv²। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा कि एनर्जी 1 जूल है, मास जो है वो 1 किलोग्राम है, वेलोसिटी बता दो कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन से आप सिंपल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। 2 डिवाइड को उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, इट इज़ इक्वल टू 2 और जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो फिर वेलोसिटी आपके पास इक्वल आएगी √2 मीटर्स पर सेकेंड के। तो स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। MCQ नंबर 3, 4 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू अ शाफ्ट हैविंग मास 2 किलोग्राम्स फॉर 2 सेकेंड्स। एक फोर्स 4 न्यूटन्स की और मास आपको गिवन है 2 किलोग्राम्स और 2 सेकेंड्स के लिए जो ये फोर्स अप्लाई की जा रही है, इसका मोमेंटम पूछा जा रहा है। अच्छा यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन को सही से पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि मोमेंटम पूछा है, चेंज इन मोमेंटम नहीं पूछा। अक्सर बच्चे जो है वो सिंपल क्या करेंगे कि फोर्स को जो है वो टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे और वो कहेंगे कि मोमेंटम जो 4 to 8 के इक्वल है। ऐसा नहीं है क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा होता है चेंज इन मोमेंटम, अब चूँकि ये रिक्रिएटेड पास्ट पेपर्स हैं तो इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा गुंजाइश ये भी है कि जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन बताया उसको सही तरह से याद हो या ना हो, तो इसलिए हर लिहाज से हम क्वेश्चन को जो है वो डील करेंगे। तो देखो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P इक्वल होता है किसके? फोर्स टाइम्स टाइम इंटरवल के। तो अगर आप फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम आएगा, सही। और वो कितना होगा? 4 × 2, चेंज इन मोमेंटम होगा आपके पास 8 न्यूटन सेकेंड्स, सही। ये चेंज इन मोमेंटम है बेसिकली, सही है ना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता कि इट्स मोमेंटम विल बी, इसका मोमेंटम कितना है, अगर मोमेंटम पूछा जाए तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए जो है ना आपको इनिशियल वेलोसिटी ज़रूर गिवन होगी। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है अगर मोमेंटम पूछा जाए। तो हम करेंगे कुछ यूँ कि सबसे पहले आप फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फोर्स इज़ इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास आपको क्वेश्चन में गिवन है, फोर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, एक्सेलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं A इज़ इक्वल टू F/m। तो फोर्स जो है वो 4, मास की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। फिर उसके बाद हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इक्वल्स VI प्लस KT की इक्वेशन से VI की जगह 0 सब्सटीट्यूट करेंगे। इसी वजह से मैंने कहा कि ये क्वेश्चन तब कंप्लीट होगा जब इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन हो। और वो 0 भी हो सकती है, वो कुछ और भी हो सकती है। मैं अगर इसको 0 कंसिडर करते हुए सॉल्व करूँ तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं वो बता रहा हूँ। 2 × 2 तो आपका फाइनल वेलोसिटी आएगी 4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो 4 मीटर्स पर सेकेंड इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी है और मोमेंटम कैलकुलेट करना तो फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा मास टाइम्स फाइनल वेलोसिटी के। तो फाइनल मोमेंटम इक्वल आएगा 2 × 4, तो आंसर आएगा इसका 8 न्यूटन सेकेंड। अब बच्चे बोलेंगे सर फाइनल मोमेंटम ये भी 8 आया, ये भी 8 आया, तो हम सिंपल फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम नहीं कर सकते? नहीं बेटा, ये दो अलग बातें हैं, इस बात को समझो। फाइनल मोमेंटम 8 न्यूटन सेकंड का मतलब है कि इसका इनिशियल मोमेंटम 0 था। अगर इसका इनिशियल मोमेंटम 0 था उसके बाद 8 न्यूटन सेकंड का चेंज आया तो इसका फाइनल मोमेंटम 8 न्यूटन सेकंड बना। अब हो सकता है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ और गिवन होती क्वेश्चन के अंदर तो इनिशियल मोमेंटम इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती। लेट सपोज अगर मैं कहूँ इनिशियल मोमेंटम जो है वो 2 न्यूटन सेकंड होता,
फाइनल मोमेंटम जो है वो अगर होता लेट सपोज 10 न्यूटन सेकंड होता, तब भी इसका जो चेंज है वो 8 न्यूटन सेकंड बनता। सही है ना। तो जब भी मोमेंटम पूछा जाएगा तो आप फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करोगे, जिसके लिए आपको फाइनल वेलोसिटी पता होगी। और अगर आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछा जाए तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। तो इसके जो आंसर है दैट वाज 8 न्यूटन सेकंड्स। MCQ number 4. In a container, 200 kilogram of water has been electrocuted with 1800 watts. If the change in temperature is 60 Kelvin, तो change in temperature आपको given है डेल्टा T 60 केल्विन, और ये पावर आपको गिवन है वॉट्स के अंदर, मास आपको गिवन है, और स्पेसिफिक हीट आपको बताई गई है। वाटर की स्पेसिफिक हीट वैसे तो याद भी होनी चाहिए, इट इज़ 4200 जूल पर किलोग्राम्स केल्विन। और आपसे जो है वो टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? सिंपल, पावर इज़ बेसिकली एनर्जी अपॉन टाइम, रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, उसको हम पावर कहते हैं। तो आप यहाँ पे जो है वो हीट एनर्जी की बात हो रही है, तो इस वजह से हीट एनर्जी सब्स्टिट्यूट करेंगे, और हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है MC डेल्टा T डिवाइडेड बाय टाइम, इसके पावर के इक्वल हो जाएगा। तो टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो टाइम को उधर लेकर जाओ, पावर को उधर ले आओ, तो MC डेल्टा T डिवाइड हो जाए पावर से, तो आपके पास जो है वो टाइम आ जाएगा। तो इसके अंदर अगर आप मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो 200 जो है वो मल्टीप्लाई हो 4200 से, और डेल्टा T की वैल्यू 60 है, पावर की वैल्यू 1800 है। तो इन वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेटर के अंदर जो वो सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि NAD के अंदर कैलकुलेटर अलाउ है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर राइट नाउ। और इसका जो आंसर है दैट इज़ 28,000 सेकेंड्स। सही, ये इसका आंसर है। अब प्रॉबली जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के अंदर ये जो टाइम गिवन है ये इसका यूनिट नहीं लिखा हुआ, ये हो सकता है सेकंड्स में हो सकता है मिनट्स में हो सकता है आवर्स में हो। और इसके जो है वो पॉसिबल आउटकम्स ये भी हैं कि ऑप्शन डी जो है वो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो। ठीक है ना, क्योंकि वही बात है, बच्चों को जो है वो सही से MCQs जो ऑप्शंस याद नहीं होते, दैट्स वाई। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्व करना आ गया होगा। तो इस किस्म के क्वेश्चंस जो है वो अक्सर आपको पास्ट पेपर्स में भी नज़र आएंगे NAD के। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द एरिया विल बी डबल्ड इट्स कैपेसिटेंस विल बी। तो कैपेसिटेंस की अगर बात की जाए तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, दैट मीन्स कैपेसिटेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर एरिया को डबल किया जाएगा तो कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगी। और डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो ये रिलेशंस जो है वो पता होने चाहिए। I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K, ये सब जो है वो 1 के इक्वल होते हैं, क्योंकि एंगल जो है वो 0 डिग्री बनता है, और cos 0 की वैल्यू जो है I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K, ये सब जो है वो 0 के इक्वल होते हैं, क्योंकि 0 डिग्री एंगल बनता है, और साइन 0 की वैल्यू जो है वो 0 होती है। क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द परपेंडिकुलरिज्म ऑफ टू वेक्टर्स, तो इस वजह से इसका आंसर 0 होगा। A particle having velocity 3i minus 4j meters per second, velocity given है आपको वेक्टर की फॉर्म में, और उसका टाइम गिवन है। डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो भाई डिस्टेंस इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। तो वेलोसिटी जो आपको गिवन है वो है 3i minus 4j, और टाइम जो है वो आपको गिवन है 2 सेकेंड्स। तो उनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 टाइम्स जो है वो 6 बनेगा, और 2 4 टाइम्स जो है वो 8 बनेगा। तो ये आपके पास जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा मीटर्स के अंदर, ये इसका डिस्टेंस वेक्टर बनेगा, ऑप्शन ए। A body runs at a speed of 40 meters per second for 2 seconds. He covers dash distance, तो डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो S इज इक्वल्स टू VT फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर जब आप वेलोसिटी और टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 2 4 टाइम्स 8, तो 80 मीटर्स जो वो इसका आंसर बनेगा। तो कभी कभार बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी जो है वो NAD में पूछे जाते हैं। A ball is dropped from a building, what happens? भाई किसी भी एक ऑब्जेक्ट को जब आप ड्रॉप करोगे और वो नीचे की तरफ जो वो फॉल करेगा ग्राउंड पे, तो क्या होगा, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होगी,
और वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रही होगी, बट टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा सेम रहेगी। यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल को जब आप ऐड करोगे तो आपका जो आंसर है वो हमेशा इक्वल आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा। ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी सेम रहेगी, पोटेंशियल डिक्रीज़ होगी, काइनेटिक इंक्रीज़ होगी। तो इसका आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, काइनेटिक इंक्रीजेज, जो कि यहाँ पर लिखा बनी है। ठीक है। MCQ नंबर 17, इफ़ द मासेस गेट्स डबल्ड द ग्रेविटी बिकम्स। तो देखो ग्रेविटी यहाँ पर जो है वो कॉन्सेप्ट जो यूज़ किया जा रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि अगर फोर्स की बात करते तो ग्रेविटेशनल फोर्स मेंशन होता क्वेश्चन के अंदर। तो अब इस क्वेश्चन को भी हम जो है वो दोनों तरीक़ों से एनालाइज करेंगे। अगर यहाँ पर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जा रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F=G(m1m2/r²। न्यूटन ने कहा था कि जब भी दो मासेस एक साथ रखे जाएंगे, एक का मास m1 हो या दूसरे का मास m2 हो, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। तो अगर इस के मुताबिक ये बात की जाए तो अगर दोनों मासेस को डबल कर देंगे तो फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। ये भी डबल हो, ये भी डबल हो, तो 2 2 4 इसका आंसर बनेगा। तो फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी, तो 4 टाइम्स इसका आंसर होता। बट यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेविटी, और ये जो वर्ड है ना ग्रेविटी, इस ग्रेविटी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो है कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इंडिपेंडेंट है मास से। ऑब्जेक्ट का कोई भी मास हो उससे जो है वो ग्रेविटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से इसका आंसर होगा सेम। ग्रेविटी जो है वो सेम रहेगी। कौन सी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही है ना। तो अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पूछा जाता तो 4 टाइम्स आंसर था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा जाता तो वो सेम रहती, वो चेंज नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ऑन अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये भी जो है ना ऑप्शन गलत लिख कर दिए हैं, क्योंकि 2 फार्मूलाज आप लोगों को याद होने चाहिए। चैप्टर नंबर 14 में आपने पढ़ा होगा। एक फार्मूला होता है QVB sin थीटा, द फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फार्मूला होता है चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस में फार्मूला लिखा है ये है कंडक्टर के ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो उसका जो फार्मूला है वो ये फार्मूला होता है। सही ना। तो ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ये 2 अलग अलग इक्वेशंस हैं। और देखो जिस बच्चे ने मुझे रिक्रिएट करके दिया है उसने भी जो है वो उन दोनों को मिक्स करके जो है वो लिख कर दे दिया। चार्ज की बात हो रही है, उसने ऑप्शंस में जो है वो कंडक्टर वाला फॉर्मूला लिख कर दिया हुआ है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बेटा, प्लीज़ इसको जो है वो ज़रूर पढ़ लेना। तो फोर्स ऑन अ चार्ज और ये है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स दोनों पे लगेगी लेकिन फॉर्मूलाज अलग अलग यूज़ कर रहे होंगे। सही है। आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर हैविंग 5 फैराड कैपेसिटेंस एंड 4 वोल्ट्स, द नंबर ऑफ चार्जेस इट विल हैव। तो बेसिकली ये जो कैपेसिटेंस है वो आपको गिवन है 5 फैराड, और जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट्स इसका वोल्टेज आपको गिवन है। नंबर ऑफ़ चार्जेस पूछे जा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल काम, किसी को भी नहीं आता। Q=C फार्मूला लगाना है सिर्फ, इसके अंदर C5 सब्सटीट्यूट करना है, V की जगह 4 सब्सटीट्यूट, 5 4 20 आंसर आ जाएगा आपके पास कूलम्स के अंदर। कितना मुश्किल काम है देख रहे हैं आप। इतने मुश्किल MCQs भी आ जाते हैं कभी कभार। तो 20 कूलम्स जो है वो इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड। भाई एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, ये जो है वो 2 बच्चों ने मुझे क्वेश्चन सेंड किया है। अभी आगे चल के वो भी नज़र आएगा कहीं ना कहीं पे, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो एक ऑब्जेक्ट है भाई, एक ऑब्जेक्ट जो वो अपवर्ड मूव कर रहा है बट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। दैट मीन्स कि ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी मतलब इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो ज़ीरो है।
तो नेट फोर्स ज़ीरो कब हो सकती है? जब इसके ऊपर कोई एक अपवर्ड फोर्स जितना इसका डाउनवर्ड वेट है उसके बराबर लगाए, तब इसकी जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो आएगी और यह इनर्शिया की वजह से अपवर्ड मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो पता ये चला इसके ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लग रही है वो इसके डाउनवर्ड वेट के इक्वल है, तभी नेट फोर्स जब वो ज़ीरो के इक्वल आ रही। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी, तो जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की जा रही है और ऑप्शंस में जो है वो ज़ीरो मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब नेट फोर्स नहीं पूछी जा रही, अपवर्ड फोर्स की बात हो रही है। तो जो अपवर्ड फोर्स है वो किसके इक्वल होगी? वो वेट के इक्वल होगी। वेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 3920 न्यूटन, तो वही उसका आंसर भी होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रपोज द फार्मूला ऑफ अ चार्ज इन मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैं अभी आपको पीछे बता कर आया हूँ। F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है। फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पीएन जंक्शन कैरीज अपोजिट चार्जेस। पीएन जंक्शन के अंदर जो हमारे पास बीच में टर्मिनल बनता है, अब इसका जो ऑप्शंस हैं शायद यही ऑप्शंस हों। तो इसके अंदर एक जो है वो पी एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को जो है वो बीच में वेल्डेड कनेक्शन के ज़रिए जो है वो बना दिया जाता है। एन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी के अंदर होल्स होते हैं, और जब ये जंक्शन बनता है इसको जो है वो कॉमन बाउंड्री, इसको जो है बेसिकली जंक्शन कहा जाता है। जब ये जंक्शन बनाते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो एन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी में डिफ्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो वो नेगेटिव चार्जेस आना शुरू हो जाते हैं पी रीजन में, और एन रीजन के अंदर पॉजिटिव चार्जेस आना शुरू हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन जिसको कहा जाता है, एनर्जी हिल, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो बेसिकली जो पी एन जंक्शन है उसके अंदर अपोजिट चार्जेस जो है वो एन के अंदर पॉजिटिव होते हैं, पी के अंदर नेगेटिव होते हैं। पी एन जंक्शन में, डिप्लीशन रीजन में, और इसको डिप्लीशन लेयर, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन आपको याद होगा, दिस इज़ द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, और ये एक फार्मूला गिवन है। इस फार्मूले के अंदर आपको जो है वो एक ब्लैंक स्पेस है और वो पूछा जा रहा है कि उस ब्लैंक स्पेस में क्या है। तो भाई फार्मूला था n इक्वल्स एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, सही ना। तो ये आपको पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि ये क्या क्या है। n जो है वो फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। n नॉट जो है वो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लिया वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये जो है वो डी के कॉन्स्टेंट है, मटीरियल डिपेंडेंट, नेचर डिपेंडेंट, और ये टोटल टाइम इंटरवल है, कितनी देर के लिए काम हुआ, सही है। तो ये ज़रूर आप लोग जो आखिर के जो मॉडर्न फिज़िक्स के चैप्टर्स हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 17, 18, 19, 20, उनको ज़रूर स्टडी कर लेना। उनके क्वेश्चंस जो है वो अक्सर बच्चों को मुश्किल लगते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट प्लीज़ उनको एक दफ़ा रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था इम्पीडेंस के बारे में। इम्पीडेंस मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली होता ये है कि जब भी हम रेजिस्टर की अगर मैं बात करूँ, रेजिस्टर को आर से जो है वो इसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज़ बेसिकली द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर, सही है। ओपोजिशन इन द फ्लो ऑफ चार्ज, इन द फ्लो ऑफ करंट को कोई चीज़ ओपोज करे, इसकी इस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं कि वो रुकावट पैदा कर रहा है। इसी तरह कैपेसिटर को जब हम कनेक्ट करते हैं ना बैटरी के साथ, जिसकी कैपेसिटेंस सी हो, तो वो कैपेसिटेंस भी थोड़ी बहुत ओपोजिशन ऑफर करता है। हालांकि उसका काम नहीं है ओपोजिशन को ऑफर करना, ओपोजिशन पैदा करना, ओपोजिशन प्रोड्यूस करना, बट करता है, थोड़ी सी ओपोजिशन मिलती है। तो द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इज़ नोन एज रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं हम उसको। ये है रेजिस्टेंस ही, पर नाम चेंज है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सिमिलरली द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द सोलेनॉइड, या फिर सोलेनॉइड को अगर मैं कहूँ इंडक्टर, तो इसको जो इंडक्टेंस होती है वो एल होती है, और इसकी जो ओपोजिशन है, हालांकि इसका भी काम जो है वो ओपोज करना नहीं है, बट थोड़ी बहुत ओपोजिशन जो मिलती है, तो इसकी ओपोजिशन को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं।
कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस को जो है वो एक्स, कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस है, एक रिएक्टेंस है। इसी तरह जब आप इन तीनों इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को एक साथ सर्किट में लगाओगे तो रेजिस्टर जो है वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो रिएक्टेंस प्रोड्यूस करेंगे। तो टोटल ओपोजिशन जो आपको सर्किट में मिल रही होगी, टोटल ओपोजिशन जो पूरे सर्किट के अंदर मिल रही होगी, उस टोटल ओपोजिशन को प्यार से हम लोग नाम देते हैं इम्पीडेंस का, और इस इम्पीडेंस को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। और तो क्वेश्चन में जो वो इसका सिंबल ही पूछा जा रहा था, तो इम्पीडेंस का जो सिंबल होता है दैट इज़ कैपिटल Z। और इसके जो है वो बेशुमार फार्मूलाज बनते हैं। तो अगर रेजिस्टर को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करें तो RC सर्किट कहलाता है। उस RC सर्किट की जो इम्पीडेंस होती है उसका अलग फार्मूला होता है। इसी तरह RL सर्किट की इम्पीडेंस का अलग फार्मूला होता है। इसी तरह RLC तीनों को कनेक्ट करेंगे तो तीनों का सीरीज़ सर्किट भी बनता है, पैरेलल सर्किट भी बनता है, जिसको हम रेजोनेटिंग सर्किट कहते हैं। उसकी इम्पीडेंस अलग होगी। तो इम्पीडेंस के बहुत सारे फार्मूलाज हैं, और अब वो फार्मूलाज कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए, तो उसके बारे में फेडरल बोर्ड की जो बुक है सेकेंड ईयर की, उसके अंदर चैप्टर नंबर 16 है पूरा AC सर्किट्स के ऊपर। अगर आप उसको स्टडी करोगे तो आपको बात समझ में आएगी कि ये इम्पीडेंस होती क्या है एक्चुअली। बात को आगे बढ़ाते हैं। लाउडनेस के हवाले से पूछा जा रहा था, तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको लाउडनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि लाउडनेस होती क्या है। तो लाउडनेस बेसिकली डिपेंड्स अपॉन, लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करती है, लाउडनेस जो है वो इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करती है, लाउडनेस जो है वो सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, लाउडनेस जो है वो जो डायरेक्शन ऑफ विंड है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, लाउडनेस जो है वो मीडियम की डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर लाउडनेस जो वो डिपेंड करती है। और जो इन सब में से जो ऑप्शन में मौजूद जो इन सब से डिफरेंट होगा वही आपका करेक्ट आंसर है। जैसे यहाँ पर लास्ट में पता नहीं फंक्शन लिखा हुआ है, तो फंक्शन एज सच जो है वो लाउडनेस का कोई नहीं होता, और प्रॉबली ये जो है वो बच्चे ने गलती से ही लिखा हुआ। तो इसके अंदर जो है वो एक ऑप्शन ऐसा मौजूद होगा जिसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड नहीं करती। मैंने आपको सारे फैक्टर्स बता दिए जिसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है। कौन कौन से? सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप छोटा मुंह खोल के बोलें और बड़ा मुंह खोल के बोलें, उसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है। सरफेस एरिया एम्पलीट्यूड के ऊपर करती है, इंटेंसिटी के ऊपर करती है, और डायरेक्शन ऑफ विंड इसके ऊपर भी जो है वो लाउडनेस डिपेंड करती है भाई। हवा किस डायरेक्शन में चल रही है उस हिसाब से भी जो है वो आवाज़ की लाउडनेस जो है वो बढ़ती है। और इसके अलावा डेंसिटी ऑफ मीडियम उसके ऊपर भी जो है वो लाउडनेस डिपेंड करती है। ठीक है, तो इन 5 के अलावा और कोई चीज़ लिखी जाएगी तो उसके ऊपर जो है वो लाउडनेस डिपेंड नहीं करती। आगे बढ़ते हैं। Force of 20 Newton is applied along the units of force and it covers axis of force and it covers 5 meters in 10 seconds. Calculate the power. So what is power? Power is basically basic formula. अगर मैं बात करूँ work done upon time, तो work done means force times displacement divided by time. तो भाई फोर्स को डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितनी भाई, फोर्स 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी है और ये डिस्टेंस गिवन है, ये टाइम गिवन है। 20 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10, 0 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, तो 10 वॉट जो है वो इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। लैम्डा क्या है भाई? लैम्डा जो है वो डीके कांस्टेंट होता है। कोई भी नंबर ऑफ न्यूक्लिया जो वो जब कम हो रहे होते हैं, डीके हो रहे होते हैं, तो उसका जो है वो एक फैक्टर निकाला जाता है जो कि मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क फंक्शन किसे कहते हैं? तो वर्क फंक्शन बेसिकली इसका जो वर्क फंक्शन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। जो बेसिकली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम प्यार से वर्क फंक्शन कहते हैं। सही है ना?
हाँ, तो ये MCQ अगर आप पढ़ें तो हेलीकॉप्टर वेट 3920 न्यूटन, आपको वेट गिवन है, इज मूविंग अपवर्ड, वो अपवर्ड मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड इज़, तो जो अपवर्ड फोर्स उसके ऊपर लग रही होगी किसके, तो उसके वेट के इक्वल होगी, जो मैं आपको पहले बताया, तो 3920 न्यूटन ही इसका आंसर है। An AC generator is connected to a transformer that supplies power at 240 वोल्ट, ये इनपुट पावर और ये इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट आपको गिवन है VP और IP, सही है। तो आप इसके ज़रिए पावर कैलकुलेट कर सकते हो। प्राइमरी पावर बेसिकली इनपुट पावर जिसे हम कहते हैं, इनपुट पावर कैसे कैलकुलेट करोगे, प्राइमरी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी करंट, ये आपके पास इनपुट पावर आ जाएगी। अच्छा, और टू अ बल्ब ऑफ 24 वाट, तो ये आपको आउटपुट पावर गिवन है, तो जो बल्ब है वो 24 वाट पावर जो वो कंज्यूम कर रहा है, एफिशिएंसी पूछी जा रही, तो भाई आउटपुट पावर आपको गिवन है 24 वाट, एफिशिएंसी इज़ बेसिकली आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट और मल्टीप्लाई बाय 100, सही ना। ये आपके पास फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, इसके अंदर अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, आउटपुट पावर हो गई 24 डिवाइड बाय इनपुट पावर है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, तो वोल्टेज तो 240, करंट है 0.7, तो 240 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप जो है वो इसको कैंसिल करें अगर, तो 10 डिवाइड बाय 0.7 ये बनता है, और इसको अगर आप कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करें तो ये आपके पास बनेगा 14.28। आप इसको ज़रूर कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लीजिएगा। 14.28% इज़ द एफिशिएंसी ऑफ दिस AC जनरेटर। आगे बढ़ते हैं, MCQ नंबर 3। अब इसमें कह रहे हैं स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम, एक स्टूडेंट है जो कि सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ही यूज़ द लेंथ ऑफ L, उसने जो है वो लेंथ L यूज़ करी एंड गॉट टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स। उसने जब लेंथ L यूज़ करी तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड्स आ रहा है। अच्छा भाई ठीक है, मान लेते हैं। ही डिज़ायर्ड द टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड, वो कह रहा है कि भाई उसको 2 सेकेंड नहीं चाहिए, उसको जो है 1 सेकेंड टाइम पीरियड चाहिए, तो उसको लेंथ कितनी यूज़ करनी चाहिए, जो अभी यूज़ करी थी उसने कैपिटल L, उसका कितना फैक्टर जो है उसको लेंथ का कम करना चाहिए, कहाँ तक पहुँचाना चाहिए, तो ये पूछा जा रहा है। बेसिकली टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड इज़ बेसिकली इक्वल टू 2 पाई √L अपॉन G। तो टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। तो टाइम पीरियड को 2 से 1 करना है, मतलब टाइम पीरियड को हाफ करना है। तो टाइम पीरियड हाफ कब होगा, जब आप लेंथ को 1/4 करोगे, क्योंकि 1/4 का स्क्वायर रूट जो है वो 1/2 के इक्वल आएगा, क्योंकि टाइम पीरियड का डायरेक्ट स्क्वायर रूट का रिलेशन है। ये मैंने आपको इस MCQ को टैकल करने का छोटे से छोटा तरीका बताया है, सॉल्व करके नहीं दिखा रहा। ये शॉर्टकट ट्रिक है इसकी, आप जो है वो रिलेशन से डायरेक्ट इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हो। देखो डायरेक्ट स्क्वायर रूट का रिलेशन है, तो लेंथ को कितना कम किया जाए कि टाइम पीरियड 1/2 हो जाए, तो लेंथ को आप 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है, तो टाइम पीरियड खुद ब खुद 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो टाइम पीरियड जो है 2 सेकेंड से 1 सेकेंड हो जाएगा। तो इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, L/4। द कम्बाइंड फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेज ईच ऑफ फोकल लेंथ f, तो कॉम्बिनेशन देखो, लेंस कॉम्बिनेशन का सवाल पूछा जा रहा है भाई। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये लेंस कॉम्बिनेशन की इक्वेशन है। तो ये कंबाइंड फोकल लेंथ ये आपको कैलकुलेट करनी है। कह रहे हैं कि हर एक फोकल लेंथ f के बाद, तो f1 की जगह भी अगर मैं f लिख दूँ, f2 की जगह भी अगर मैं f लिख दूँ, और ये रिजल्टेंट फोकल लेंथ जो है वो पूछी जा रही है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो LCM लेने, f LCM आ गया तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2/f और रिजल्टेंट बेसिकली, और इसको जब आप रेसिप्रोकेट करोगे तो FR इक्वल होगा f/2 के। ये इसका आंसर है, फोकल लेंथ हाफ हो जाएगी, ऑप्शन सी। MCQ नंबर 5, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड टेंशन T, एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, टेंशन T से रिप्रेजेंट करिए, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, हैज़ फ्रीक्वेंसी f, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बता दी गई। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ टेंशन एंड लेंथ, इट इज़ बेसिकली 1/2L √T/μ, which is the linear density. So basically frequency is directly proportional to the square root of tension, वही बात है।
अगर आप फॉर्मूला देखें तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट का रिलेशन है। तो टू डबल द फ्रीक्वेंसी को डबल करना है तो टेंशन को कितना किया जाए भाई, कितनी टेंशन इंक्रीज़ की जाए। तो टेंशन को जब आप 4 टाइम्स करोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। तो 4 नंबर जो है वो आना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा, 4 टाइम्स टेंशन। आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kilograms is falling free, the distance traveled in 5 seconds is। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हाइट पूछी जा रही है। फॉलिंग फ्रीली इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर फॉर्मूला होता है। VI 0 सब्सटीट्यूट, तो इधर 0 पुट करूँगा, सारा सामान 0 ही आएगा। 1/2 टाइम्स GT ही स्क्वायर, 1/2 मल्टीप्लाई होगा 9.8 से और T स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। तो T टाइम 5 सेकंड्स है ना, तो 5 सेकंड्स इधर 5 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। यूजिंग द कैलकुलेटर आप जो वो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और 4.9 टाइम्स 25 इट वुड बी इक्वल टू 122.5 मीटर्स। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। MCQ नंबर 7, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। ये आपको जो 2 पोजीशन वेक्टर्स गिवन है इसके ज़रिए आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डेल्टा R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इक्वल होगा R2 माइनस R1 के, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल 2, -1, 4 + 4 माइनस करेंगे 3, 2, -1। तो देखो 2 में से 3 माइनस करें तो ये आएगा -1। अच्छा, -1 और -2 -3 और 4 और +1 इट वुड बी इक्वल टू 5। ये आपके पास जो वो डिस्प्लेसमेंट आ गई बेसिकली। फोर्स गिवन है, वर्क डन पूछा जा रहा है, तो वर्क डन इज़ बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपको गिवन है, इट इज़ 4I - 3J + 2K न्यूटन्स, और इसको डॉट करवा रहे हैं हम किसके साथ, -1 -3। तो इसको मैं लिख रहा हूँ -I और -3J और +5K। तो जब डॉट करवाते हैं तो I से मल्टीप्लाई, J से मल्टीप्लाई, K से मल्टीप्लाई, 4 - 4 +9 और +5 2 टाइम्स 10। हाँ भाई, कितना बनेगा, इट वुड बी 10, 19 - 4 इट वुड बी इक्वल टू 15। तो वर्क डन जो हमारे पास आया वो आया 15 जूल्स। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ें। तो देयर आर 2 फोर्सेज, एक 10 न्यूटन की फोर्स, एक 15 न्यूटन, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ऑब्जेक्ट रिजल्टेंट फोर्स पूछी जा रही, तो रिजल्टेंट फोर्स बेसिकली इक्वल होगी, जब भी परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री एंगल बनेगा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो 10 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास √100 + 225, और ये इक्वल हो जाएगा 325। और जब आप इसको जो है वो कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे 325 इन द कैलकुलेटर, तो ये कैलकुलेटर जो वो डायरेक्ट आंसर दे रहा है 5√13 न्यूटन्स। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, 5√13। आगे बढ़े। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज़, तो वर्किंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है उसके ऊपर जो वो बेसिकली टॉर्क अप्लाई हो रहा होता है, तो इस वजह से इसका आंसर होगा टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। अगर आपको याद हो, एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के ऊपर जो है वो आपने एक वायर, उस वायर को जो वो इस तरीके से वूंड किया होता है, और ये जो है वो डॉटेड बनाएंगे हम, यहाँ से लेकर आए, फिर दोबारा लेकर गए, फिर यूँ करके डॉटेड, फिर लेकर आए, फिर यूँ। तो ये बेसिकली जो है इस कॉइल को वूंड किया, वायर को वूंड किया, इसका कॉइल बनता है, इसके अंदर से करंट पास करते तो इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है। तो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है गैल्वेनोमीटर, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, जो चैप्टर नंबर 14 के अंदर आपने स्टडी किया था। आगे बढ़ते हैं। तो मीटर ब्रिज, चैप्टर नंबर 15, तो मीटर ब्रिज के ज़रिए जो है वो रेजिस्टेंस मेजर की जाती है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, ये याद रखना भाई। एक पोटेंशियोमीटर है, एक मीटर ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो चैप्टर नंबर 15 के अंदर पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये सब चीज़ें जो है वो उनको थॉरली ज़रूर स्टडी कर लेना, ठीक है।
डायमेंशन का सवाल भी आ गया, रेजिस्टेंस की डायमेंशन पूछी जा रही है। तो अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूँ तो V इज इक्वल्स आई आर फॉर्मूला होता है, इसको घुमा के लिखा आई आर इज इक्वल टू V, आर को इधर ही रखा, आई को उधर भेज दिया तो V अपॉन आई, और V का मतलब है वोल्टेज और आई का मतलब है कुरांट। तो कुरांट का यूनिट होता है, क्या होता है, एम्पियर, ऐसे ही है ना। तो इसको हम प्यार से बोलते हैं ओम्स। अब इसकी जब डायमेंशन निकालनी है तो सबसे पहले तो हमें वोल्ट की डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो भाई अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ, वोल्टेज का बेसिक फॉर्मूला, वर्क डन ऑन अ चार्ज टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन का यूनिट जूल्स और चार्ज यूनिट कूलम्स, ऐसा ही है ना भाई। अच्छा, कूलम्स जो है उसको भी हम लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी ही, टी डिवाइड को उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो मैं कूलम की जगह पे लिख दूं क्या, कूलम की जगह पे हम लिखेंगे एम्पियर सेकंड। क्या लिखेंगे, एम्पियर और सेकंड, करंट का यूनिट एम्पियर और टाइम मल्टीप्लाई होगा सेकंड, तो एम्पियर सेकंड आ गया कूलम्स की जगह पे। तो यहाँ पे अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ वोल्ट की जगह पे, क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा जूल अपॉन एम्पियर सेकंड, ये वोल्ट की जगह आ गया। और एक एम्पियर जो पहले से लिखा हुआ था तो 2 एम्पियर हो गए भाई, ये हो जाएगा जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर और सेकंड्स, ठीक है। अब इसकी जो है वो डायमेंशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जूल्स की डायमेंशन जो है वो मुझे ऑटोमेटिकली याद है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। जूल्स की डायमेंशन होती है ml स्क्वायर टी पावर -2। अगर आपको याद ना हो तो आप कैसे करेंगे, आप जो वर्क डन के फॉर्मूले से जूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से जूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ से जो है आसानी से आ जाएगा। तो वर्क डन फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर्स। फिर न्यूटन्स की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर्स लिखा हुआ है तो मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो ये मीटर स्क्वायर बनेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये वर्क डन, इसको हम कहते हैं जूल्स। तो इसकी डायमेंशन मैंने यही लिखी है। अपॉन में करंट एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर की जो डायमेंशन होती है वो कभी कभार कैपिटल आई लिखी जाती है, कभी कभार कैपिटल ए लिखी जाती है। तो एमसीक्यूज़ में आई लिखी हुई है, इस वजह से हम भी आई इस्तेमाल करेंगे, आई स्क्वायर। और नीचे एक और टाइम है तो टाइम की जगह पे टी। अब ये टी नीचे से ऊपर जाएगा तो टी -1 हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगी, -2 पहले से मौजूद है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ ml स्क्वायर टी पावर -3 और आई जो है वो -2 हो जाएगा। ये आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस की डायमेंशन बनेगी। और इसको चेक करें अगर हम कौन सा ऑप्शन में ml स्क्वायर टी पावर -3 -2, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़े, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल का यूनिट जो है वो डेसीबेल होता है। अक्सर लोग जो है वो इसको इंटेंसिटी से कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई इंटेंसिटी अलग चीज़ है, इंटेंसिटी लेवल अलग चीज़ है। मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे जो है वो यही पूछ रहे थे, सर इंटेंसिटी किसे कहते हैं, इंटेंसिटी लेवल किसे कहते हैं। तो देखो इंटेंसिटी जो है दैट इज़ बेसिकली पावर एक्सपीरियंस पर यूनिट एरिया, उसको इंटेंसिटी कहा जाता है। इंटेंसिटी लेवल क्या है, इंटेंसिटी लेवल इज़ द डिफरेंस ऑफ लाउडनेस, वो इंटेंसिटी लेवल है। इंटेंसिटी लेवल को जो है डेसीबेल में मेजर करते हैं और इंटेंसिटी को जो है वो वॉट्स पर स्क्वायर मीटर्स में मेजर करते हैं, सही ना। तो दो अलग चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट, प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो 45 डिग्री के ऊपर जो है वो मैक्सिमम होती है। भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। अब तो प्रोजेक्टाइल के रेंज को फॉर्म होता है R = V0 स्क्वायर साइन 2 टाइम्स थीटा अपॉन जी। तो थीटा की जगह पे अगर आप 45 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 90 बनेगा, और साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू 1 वो आ जाएगी। तो मैक्सिमम रेंज होती है 45 डिग्री एंगल के ऊपर। एल्युमिनियम प्लस हीलियम एक एलिमेंट बन रहा है X, तो आपसे पूछा जा रहा है वो एलिमेंट क्या है। तो वो एलिमेंट जो है जो भी है पता नहीं, हमें क्या पता। तो देखो सबसे पहले तो आप इसके एटॉमिक मासेस जो है उसको ऐड करो, तो 27 + 4 तो ये बनेगा 31। अब 31 में से एक न्यूट्रॉन जो वो इमिट हुआ है, तो 31 में से एक जब इमिट हो गया तो माइनस कर दो 1, तो कितना बचा 30। तो यहाँ पे 30 आना चाहिए, सही है।
अब 32 में आ रहा है पोलोनियम। ऑप्शंस में देखें अगर आप तो पोलोनियम भी है, फॉस्फोरस भी है, जिनके दोनों के एटॉमिक मासेस 30 हैं। तो भाई आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर को देखें तो एलुमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 और हीलियम का 2। 13 + 2 कितना हुआ 15। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ इक्वल टू फॉस्फोरस 15 और 30, क्योंकि पोलोनियम जो है वो 15-30 नहीं होता, पोलोनियम का एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। सही है, तो ये आपको एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए।